क्विक टेक्निक्स बता देती हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेंगी व्हेन एवर यू हैव अ पैनिक अटैक या इंटेंस एंजाइटी। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट, और एक बहुत ही नटोरियस सब्सटेंस है कैनबिस। तो वीड, गांजा, इसका यूज़ कितना कॉमन है आप तो जानते हैं। आपको सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं, आपको लगता है आपके साथ में कोई ऐसा है जो बहकी सी बातें कर रहा है, साइकोसिस या बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा ही एंगर इश्यूज आ रहे हैं एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ। ये है जब सोशल मीडिया पे कॉन्टिन्यूसली कोई यूज़र देखता है तो उसकी वजह से एक कंपैरिजन उसके मन में क्रिएट हो जाता है कि अरे यार उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ तो उतनी अच्छी चल नहीं रही है, और उसके मन में सैडनेस। वेलकम टू द व्लॉग पॉड वंस अगेन। आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं मेंटल वेलबींग के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में और भी बहुत कुछ। तो उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर कृतिका चावला, जो कि एक साइकेट्रिस्ट हैं। इन्होंने अपनी एमडी केजीएमसी लखनऊ से की है एंड नाउ शी इज बेस्ड इन कानपुर। ये सिर्फ जनरल साइकेट्री ही नहीं बल्कि डी एडिक्शन, चाइल्ड साइकेट्री, वुमेन मेंटल हेल्थ और साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में भी बात करती हैं और उस एरियाज में भी काम कर रही हैं। डॉक्टर कृतिका के नाम कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं। उनका अप्रोच हर पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज्ड होता है, जिसमें थेरेपी और मेडिकेशन दोनों का बैलेंस करते हुए इफेक्टिव ट्रीटमेंट इंश्योर किया जाता है। वो सदे वेलनेस से भी एसोसिएटेड है, जो कि एक लखनऊ बेस्ड स्टार्टअप है जो मेंटल हेल्थ एंड इलनेसेस के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करता है। सो इस प्रोग्राम के थ्रू टेली कंसल्टेशंस, स्कूल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, कॉर्पोरेट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स और भी बहुत सारे इनिशिएटिव को प्रमोट किया जा रहा है। वेलकम डॉक्टर। सो डॉक्टर, सबसे पहले मेरे को आपसे ये पूछना था कि एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस होता है? तो बेसिकली जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, जो उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनको साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। अब साइकोलॉजी की बहुत सारी अलग अलग ब्रांचेज हैं। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं नॉर्मली वो एक नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ते हैं। अब उसमें जो ब्रांच है क्लिनिकल साइकोलॉजी, तो जब उसमें कोई जना पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, एमफिल की डिग्री बेसिकली लेता है, तो वो सीखता है कि जब कोई मेंटल इलनेस होती है उस समय किस तरह से साइकोलॉजी चेंज होती है, या क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होने की वजह से मेंटल इलनेसेस हो सकती हैं, एंड उनको किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है थ्रू थेरेपीज। अब जैसे जैसे साइंस का इवोल्यूशन हुआ तो पता चलने लगा कि इट इज़ नॉट जस्ट कि साइकोलॉजिकल चेंजेस हुए और मेंटल इलनेसेस हो गई, एंड वाइस वर्सा। मेंटल इलनेसेस बहुत सारे ब्रेन की सर्किटरी में चेंजेस, उनके न्यूरोट्रांसमीटर चेंजेस, केमिकल चेंजेस, इसकी वजह से पता चलने लगा कि होती है। जब वेरियस स्कैन्स इंट्रोड्यूस हुए, बहुत सारे और एडवांसेस आए, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो गई कि मेंटल इलनेसेस आर बिकॉज ऑफ न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ब्रेन। तो अब जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो बेसिकली एमबीबीएस करने के बाद, डॉक्टर्स जो होते हैं वो नीट पीजी का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, जैसे कि बहुत सारे लोग सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, इस तरह की ब्रांचेस चूज़ करते हैं, उनमें से कुछ लोग साइकेट्री एज अ ब्रांच फॉर देयर पोस्ट ग्रेजुएशन चूज़ करते हैं। देयर दे लर्न अबाउट मेंटल इलनेसेस, कैसे होती हैं, उनका न्यूरोबायोलॉजिकल बेसिस क्या है, साइकोलॉजिकल बेसिस क्या है, इसके अलावा कैसे उनको ठीक करा जा सकता है, बोथ फार्माकोलॉजिकली यानी कि मेडिकेशंस के द्वारा और नॉन फार्माकोलॉजिकली बेसिकली थेरेपीज़ के द्वारा, एंड किन में कॉम्बिनेशंस अच्छे रहेंगे, हर चीज़ें बेसिकली सब चीज़ें इससे रिलेटेड दे लर्न इन देयर एमडी। तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, वो चीज़ों को होलिस्टिकली देख रहे होते हैं कि एज अ बॉडी, कंप्लीट बॉडी देख रहे होते हैं, नॉट जस्ट साइकोलॉजिकल या जो भी माइंड में चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से। क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट द ब्रेन न्यूरोबायोलॉजी, बाकी बॉडीली चेंजेस जैसे कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गई, जैसे कि हीमोग्लोबिन कम हो गया, जैसे कि कोई स्टेरॉइड्स ले रहा है, तो ऐसे ऐसे चीज़ों में भी बहुत सारे मेंटल इलनेसेस होती हैं। तो साइकेट्रिस्ट सी द पर्सन एज अ होल एंड इवेलुएट एंड ट्रीट अ पेशेंट। तो यही बेसिक डिफरेंस है एक साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में। जी,
डॉक्टर, किसी को कैसे पता लगे कि उसको कब मतलब साइकेट्रिस्ट के पास जाना है या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है? हम्म, तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सीवियर इंटेंस इमोशनल इश्यूज हो रहे हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप एंशियस रह रहे हैं, लंबे समय से आपका मूड लो रह रहा है, आपको सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं, आपको लगता है आपके साथ में कोई ऐसा है जो बहकी बहकी सी बातें कर रहा है, बेसिकली साइकोसिस हो गया है, या बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज हो गया है, इट इज़ नॉट नॉर्मल फॉर द पर्सन टू रिएक्ट इन दैट वे, और लंबे समय से आप देख रहे हैं ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ही एंगर इश्यूज आ रहे हैं एंड दैट इज़ अफेक्टिंग योर डे टू डे लाइफ, तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिचुएशंस में आप डायरेक्टली साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करिए। अब अगर कोई ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको गाइडेंस चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आप कुछ चीज़ों में कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आपको स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही, किस तरह से मैं इन चीज़ों से डील करूं, अपने डे टू डे लाइफ स्ट्रेस से डील करूं, ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, या आपको कोई मेंटल इलनेस डायग्नोस की गई है एंड यू नीड अ डायरेक्टेड थेरेपी फॉर दैट पर्टिकुलर मेंटल इलनेस, तो आप डायरेक्टली साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए। जी। डॉक्टर, थोड़ी सी बात करते हैं एनजाइटी के बारे में, और एक एड ऑन क्वेश्चन मेरे को उसमें ये भी है कि एनजाइटी का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है? हम्म, तो एनजाइटी एक काफ़ी कॉमन मेंटल इलनेस है, और एनजाइटी बहुत बहुत सारे तरह की हो सकती है, जिसमें जनरलाइज एनजाइटी हो सकती है, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके एनजाइटी हो सकती है, किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस को लेके एनजाइटी हो सकती है, कुछ रेपिटेटिव थॉट्स आ सकते हैं जिसकी वजह से एनजाइटी हो सकती है, फोबियाज हो सकते हैं, कोई पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है जिसमें इंटेंस एनजाइटी, सीवियर इंटेंस एनजाइटी फील हो सकती है, तो देयर आर वेरियस फॉर्म्स, और सबको ठीक करने के अलग अलग तरह के तरीके। दूसरा जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इसका बायोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, तो बेसिकली जब भी कोई हमें फ्राइटनिंग या थ्रेटनिंग स्टिमुलस पता चलता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे सांप दिख जाए तो मैंने परसीव किया, अब ब्रेन में हमारे अलग अलग पार्ट्स हैं जो हर इमोशन को, हर हमारे थॉट प्रोसेस को डील करते हैं, तो उसमें से एक जो एरिया है उसको बोलते हैं एमिगडाला, तो बेसिकली ये फियर का सेंटर है, तो जब हमें कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसी चीज़ें परसीव होती हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अब जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये बाकी जो ब्रेन एरियाज हैं उनसे कनेक्टेड है, उनमें से एक एरिया है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस जब इसके एक्टिवेट होने की वजह से एक्टिव होता है तो इट रिलीजेस स्ट्रेस हार्मोन्स, जिनको आप लोग जानते हैं नॉर एड्रेनलिन, एड्रेनलिन के नाम से, तो जब ये बॉडी में सिक्रीट होते हैं तो बेसिकली हार्ट बीट बढ़ जाना, हाथों में कंपन महसूस होने लगना, स्वेटिंग होने लगना, मुंह सूखने लगना, पैल्पिटेशंस महसूस होने लगना, ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं। अब एक और ब्रेन एरिया है जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस, अब ये जो सारा मसला हुआ है इसकी एक मेमोरी भी बनेगी, तो वो जाके वहाँ स्टोर हो जाती है कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस दोनों में। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई थ्रेटनिंग स्टिमुलस होता भी नहीं है एनवायरनमेंट में, पर वो मेमोरी वहाँ से फॉल्सली आती रहती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और कई बार एमिगडाला जो फियर सेंटर है वो ही ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड हो जाता है, और बेवजह वो स्टिमुलेट होने की वजह से उस तरह के स्ट्रेस हार्मोन्स या उस तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करता रहता है जो कि आपको एनजाइटी फील करा रहे होते हैं। तो ऑल्दो ये मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता रही हूँ आपको, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बिकॉज ब्रेन इज़ लाइक इस तरह का है कि इतने सारे न्यूरो कनेक्शंस हैं उसके बीच में, तो आप इस तरह से इसको इजीली समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ब्रेन में जब आपको एनजाइटी फील हो रही है। एनजाइटी ना एक बहुत कॉमन सी हेल्थ प्रॉब्लम हो चुकी है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, और मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जब से सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ है तो तब से ये प्रॉब्लम्स जैसे पैनिक अटैक्स हो गए, एनजाइटी हो गई, बहुत ज़्यादा बढ़ भी गए हैं। और आई थिंक एक डेटा कहता भी है कि जब से सोशल मीडिया इंट्रोड्यूस हुआ है तब से ऑल ओवर द वर्ल्ड सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? तो देखिए बिल्कुल सही बात है ये,
कि सोशल मीडिया जिस तरह से आज हमारे बीच में है, या जिस तरह से इंट्रोड्यूस हुआ है, जिस तरह से बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है हमारे यहाँ ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। सिर्फ एंजाइटी ही नहीं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आ गए हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप समझ ही सकते हैं कि जैसे कोई भी इंसान है जो सोशल मीडिया यूज़र है और वो अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो वो वही शेयर करता है जो उसके लाइफ के बेस्ट एक्सपीरियंसेस हैं। तो आजकल तो व्लॉगिंग और ये सब चीज़ों का ज़माना है रील बनाने का, तो उसमें वो स्पेशली वो चीज़ क्रिएट करके दिखाते हैं। बट पहले भी लोग अपना बेस्ट मोमेंट ही शेयर कर रहे थे कि वो किसी ट्रिप पे गए हैं, वहाँ पे उन्होंने ये देखा, भले ही पीछे लड़ाई चल रही हो उस पिक्चर के पीछे, पर दे हैव टू क्लिक अ पिक्चर एंड पोस्ट इट ऑनलाइन टू शो कि हाँ मैं यहाँ घूम के आया हूँ एंड माई लाइफ इज़ गोइंग वेरी वेल। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, जब सोशल मीडिया पे कॉन्टिन्यूसली कोई यूज़र देखता है तो उसकी वजह से एक कंपैरिजन उसके मन में क्रिएट हो जाता है कि अरे यार उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मेरी लाइफ तो उतनी अच्छी चल नहीं रही है, और उसके मन में सैडनेस बनने लगती है। एक कंपैरिजन कल्चर जैसा हो जाता है, हमारे यहाँ फैल ही गया है। तो एक तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है जो सोशल मीडिया है उसका। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो गया है ये, उसकी वजह से भी हम बाकी सारी अपनी लाइफ की चीज़ें भूलते जा रहे हैं, कर ही नहीं पाते हैं और सेक्लूडेड आइसोलेटेड हो जाते हैं। अब इसको मैं बताती हूँ, जैसे रील्स ही हैं, आप समझते हैं रील्स में क्या है कि आपने एक रील देखी, बड़ा मज़ा आया, तो क्या हुआ, एक स्पाइक ऑफ डोपामिन निकला। अब जो डोपामिन आप समझते हैं हैप्पी हार्मोन, तो वो निकला तो बड़ा अच्छा लगा। अब लगा कि अरे ये तो मज़ा आया, चलो और देखते हैं, नेक्स्ट वाली भी और भी अच्छी होगी। तो आपने स्क्रॉल किया, फिर थोड़ा मज़ा कम आया, फिर आपने स्क्रॉल किया, फिर मज़ा आया। तो वो मज़ा ढूंढते ढूंढते उसकी आदत हो जाती है और घंटों निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि हम तो बस 1-2 मिनट का ऑन करके बैठे थे, अपना स्विच ऑन करके मोबाइल, और हमने शुरू किया था और टाइम सारा निकल गया, ना तो पढ़े, ना कुछ इफ़ेक्टिव काम किया, ना किसी से मिले, ना किसी से बात की, और टाइम आपका पूरा निकल चुका है। और आदत भी बन जाती है, जो कि इस तरह की चीज़ें पहले नहीं थी। अब आदत बन जाती है तो आप सिर्फ देख ही तो रहे हैं, डोपामिन ही तो निकल रहा है, पर इमोशनली तो आप कहीं से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, ना आपकी कोई मेमोरी बन रही है उससे, कोई यादें नहीं जोड़ पा रहे। बुढ़ापे में क्या चीज़ याद करेंगे, रील तो नहीं याद कर पाएंगे। तो एक ना मेमोरी बन रही है, ना एक इमोशनल कनेक्ट हो रहा है किसी ह्यूमन बीइंग से, सेक्लूडेड, आइसोलेटेड, लोनली, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आप खुद ही सोचिए, जब इस तरह का माहौल होगा या इस तरह से हम रहेंगे तो किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट होगी। ये सारी चीज़ें लाजमी ऐसी होंगी जैसा कि आपने क्वेश्चन में पूछा है। जी, पैनिक अटैक्स जैसे भी हमने बात करी, पैनिक अटैक्स के बारे में भी, एंजाइटी के बारे में भी, तो पैनिक अटैक्स से किस तरीके से डील किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल मेरे को भी पैनिक अटैक आ रहा है, तो मैं खुद या मेरे साथ कोई है, तो वो उस टाइम ऑन द स्पॉट क्या कर सकता है कि उसकी इंटेंसिटी एटलीस्ट कम हो जाए? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा और काफ़ी जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं आपको 2 क्विक टेक्निक्स बता देती हूँ जो आपको हेल्पफुल रहेंगी व्हेन एवर यू हैव अ पैनिक अटैक या इंटेंस एंजाइटी। तो आपको क्या करना है, फर्स्टली डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी है। इसको करने के लिए गहरी लंबी सांस लेनी है, लाइक दिस, थोड़ा होल्ड करना है एंड छोड़ देना है। ऐसा आपको कंटिन्यूअसली करना है, स्लोली ब्रीथ करना है, मतलब ब्रीद इन करना है, होल्ड करना है एंड देन स्लोली ब्रीद आउट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे इफेक्टिव होगा, ये तो बड़ा जनरल सी चीज़ बता दी। तो अभी जैसे हमने अभी समझा था कि एंजाइटी का बायोलॉजिकल एस्पेक्ट समझा था कि हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हुआ, एड्रेनलिन निकला एंड यू आर हैविंग सिम्टम्स लाइक ट्रेमर्स, पैल्पिटेशंस, स्वेटिंग हो रही है। तो बेसिकली जब हम डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन करते हैं तो जो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हुआ था और ये सारे स्ट्रेस वाले हार्मोन्स निकले थे, इसके काउंटर में दूसरे हार्मोन्स या दूसरा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है जिसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, और ये थोड़ा सा शांत होने लगता है।
तो आप समझ रहे हैं ना कि जब रिलैक्स स्टेट होती है तो एकदम दिल हल्का हल्का होता है, ज़्यादा तेज़ नहीं बीट कर रहा होता, कोई ट्रेमर्स नहीं होते, कोई स्वेटिंग नहीं होती। तो वो वाली रिलैक्स स्टेट अचीव होने लगती है व्हेन वी डू डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन, एंड यू आर easily able to counter या abort a panic attack with this. एंड सेकेंडली, जो सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। तो ग्राउंडिंग टेक्निक या 5-4-3-2-1 टेक्निक इसको बोल सकते हैं। ये टेक्निक भी आप यूज़ कर सकते हैं टू अबॉट अ पैनिक अटैक। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें आपको 5 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने एनवायरनमेंट में दिख रही हैं करंटली, जैसे लैंप दिख रहा है, ट्राइपॉड दिख रहा है, फ़ैन दिख रहा है, टेबल दिख रही है, माइक दिख रहा है, तो इन चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है, सिर्फ ऑब्जर्व कि ये है, मौजूद है। 4 चीज़ें जो आप सुन पा रहे हैं अपने एनवायरनमेंट में, जैसे कि कोई बर्तनों की खटखट, एसी की आवाज़, पंखे की आवाज़, पत्तों हिलने की आवाज़, बाहर का ट्रैफिक, कुछ भी ऐसी 4 चीज़ें, उनको सुनने की कोशिश करिए। सिर्फ सुनना है और अपने आप को बताना है हाँ इसकी आवाज़ है, इसकी आवाज़ आ रही है, आ रही है। देन 3 थिंग्स विच यू कैन टच एंड फील, जैसे कि ये कपड़ा, इसका टेक्सचर, ये वुड, ये सोफ़ा, इसका टेक्सचर, तो ये चीज़ें महसूस करने की कोशिश करनी है और बस अपने आप को बताना है कि हाँ ये है, यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। 2 थिंग्स जो आप अपने एनवायरनमेंट में स्मेल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो भी खुशबू है, जो भी स्मेल, फ्रेग्रेंस जो भी है, उसको एक्नॉलेज करने की कोशिश कि हाँ ये इस चीज़ की स्मेल है, ये इस चीज़ का फ्रेग्रेंस आ रही है। एंड एक चीज़ जो आप अपने मुंह में टेस्ट कर सकते हैं बेसिकली उस टाइम पे, उसको फील करने की ज़रूरत है कि ये वाला टेस्ट मेरे मुंह में करंटली प्रेजेंट है। तो अब आप फिर से सोच रहे होंगे कि ये करने से क्या होगा। तो बेसिकली ये करने से ये होगा कि व्हेन यू आर हैविंग एन इंटेंस एंजाइटी एपिसोड ना, उस टाइम पे क्या हो रहा है, सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्टेड, ऐसे लग रहा होता है अनरियल है, कुछ है ही नहीं, हम शायद इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, सब कुछ अनरियल लग रहा है, खुद में अनरियल की फीलिंग आ रही है, हम शायद अपने आप को फील ही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत डिजी ऐसा जैसा फील कर रहे हैं। तो जब हम ये चीज़ें करते हैं, ग्राउंडिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, तो हम महसूस कर पाते हैं अपने आप को, वी ट्राई टू ब्रिंग बैक अस टू द रियलिटी कि हाँ ये चीज़ें मौजूद हैं एंड द सिचुएशन इज़ अंडर कंट्रोल, और है सब कुछ मौजूद, हम हैं, अभी कुछ नहीं हुआ है। एंड इससे आपका जो पैनिक अटैक है वो धीरे धीरे अबॉर्ट होने लगता है। तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। थैंक यू सो मच, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपने बताई। अच्छा, मेंटल हेल्थ के बारे में ना कोई किसी से बात नहीं करना चाहता, मतलब उनको लगता है कि शायद कोई उन्हें पागल समझेगा या पागल बोलेगा। और आई थिंक एक प्रॉब्लम यहाँ से भी स्टार्ट होती है कि लोग डॉक्टर के पास जाने की जगह सेल्फ डायग्नोस करने लग जाते हैं अपनी चीज़ों को। तो इस बारे में आप थोड़ा सा बताओ, ये कितना सही है या फिर गलत है? बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो देर वॉज लॉट ऑफ स्टिग्मा रिगार्डिंग मेंटल इलनेसेस। अभी कुछ टाइम पहले तक तो बहुत ही ज़्यादा लोग डरते घबराते थे, किसी के पास भी चले जाएंगे पर साइकेट्रिस्ट के पास दिखाने नहीं आएंगे, बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा दैट वॉज प्रेवलेंट। हाउ एवर दिस स्टिग्मा इज़ डिक्रीजिंग, लोग बात करना शुरू कर चुके हैं। गवर्नमेंट इसके लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही है, इट इज़ प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ एंड मेंटल वेलबींग प्रोग्राम्स रन कर रही है गवर्नमेंट। तो काफ़ी सारा स्टिग्मा तो कम हो रहा है, आप लोग भी बात कर रहे हैं आज मुझे बुला के, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो कि हो रहा है और लोगों को इससे हिम्मत मिल रही है। तो एक चीज़ तो ये है कि स्टिग्मा कम हो रहा है, पर हमें भी कुछ स्टेप्स अपने लेवल पर लेने की ज़रूरत है, हमारी ऑडियंस को भी समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से स्टिग्मा और कम कर सकते हैं एंड प्रमोट कर सकते हैं मेंटल वेलबींग को और ट्रीटमेंट सीकिंग बिहेवियर को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत कॉमनली ये नोटिस किया होगा, मेरे को अच्छा लगता है ये बताना और मुझे अच्छा लगता है कि लोग इस बात को समझे, रियलाइज़ करें। जैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कहते हैं ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, अरे ये साइकेट्रिस्ट है मैम, इसको भी देखो, इसका ये, तो ये कितना स्टिग्मेटाइजिंग है। आपने किसी को ऐसे बोला कि इसका ये गड़बड़ है, पागल है, और मैम आप देखो, तो मान लीजिए उसी ग्रुप में एक ऐसा इंसान है जिसको वाकई में कुछ साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
वो तो नहीं ट्रीटमेंट सीख करने आएगा, उसको तो डर लगेगा। अभी ये जिसको कुछ नहीं है, जिसके बारे में कुछ नहीं पता, उसको तो ऐसे बोल रहे हैं, उसका तो मजाक बना रहे हैं। मान लीजिए मैं जाऊँ किसी साइकेट्रिस्ट के पास या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास और मेरे बारे में पता चल जाए तो मेरा कितना मजाक बनेगा। तो इस कल्चर को है ना, ये वाली जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा सेंसिटिव होने की इसके लिए बहुत ज़रूरत है, ताकि स्टिग्मा का और कम हो एंड पीपल सीक ट्रीटमेंट फॉर दिस। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि सेल्फ डायग्नोसिस, तो यस, सेल्फ डायग्नोसिस करना तो बहुत ही गलत है, नॉट जस्ट फॉर एनी मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस एज वेल। खुद से डायबिटीज़ समझ के उसको ट्रीट करने लगो कि वो ये खाता, चलो मैं भी यही खाना शुरू कर दूं, या मुझे किसी केमिस्ट ने बताया, फार्मासिस्ट ने बताया ये खा लो इससे ठीक हो जाओगे। दिस इज़ नॉट द वे टू ट्रीट। अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए जैसे मुझे कोई कपड़ा सिलना है या सिलवाना है, कोई ड्रेस बनानी है, मैं सोचूं कि चलो मैं यूट्यूब देखती हूँ, सब कुछ तो अवेलेबल है ही, और मैं खुद से काटना शुरू करती हूँ और उसको सोचती हूँ एक बार में बढ़िया सी अपनी ड्रेस सिल के शादी में पहन के जाऊँगी। तो डू यू रियली थिंक कि वो ड्रेस मैं बना लूँगी और मैं उसको पहन के जा पाऊँगी? नहीं हो सकता ऐसा। तो जिसका काम उसी को साझे वाली बात है। अगर कोई फिजिकल या मेंटल इलनेस है या कोई बीमारी है तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, कंसल्टेशन लीजिए, दवाई लीजिए, और कोई दिक्कत है तो जाके उसको बताइए कि ये प्रॉब्लम हो रही है एंड दीज आर द इफ़ेक्ट्स आई एम हैविंग। जो भी होगा वो ही विल हैंडल इट बिकॉज ही हैज़ बीन ट्रेन्ड फॉर इट फॉर सो लॉन्ग, है ना। तो मान लीजिए कपड़ा तो मैं फेंक दूंगी, पर आप बॉडी का क्या करोगे अपनी, जो किसी गलत चीज़ लेने या ना लेने की वजह से मतलब हार्मफुल इम्पैक्ट उस पर हो जाएगा उसके बारे में। तो सेल्फ डायग्नोसिस टोटली रॉन्ग एंड ट्रीटिंग योर सेल्फ विदाउट taking proper consultation is not recommended. सो एज अ साइकेट्रिस्ट आप एक पेशेंट में क्या देखते हैं कि आपको पता लगे ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स? राइट। तो जो साइकेट्रिस्ट या कोई मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है बेसिकली, तो वो ये देखते हैं कि जब कोई कुछ था भी नहीं, कोई दिक्कत थी भी नहीं, तब वो इंसान कैसा था, किस तरह से वो चीज़ें उसके अंदर डेवलप हुई। बहुत ही डिटेल्ड हिस्ट्री ली जाती है, नॉट जस्ट कि अच्छा मुझे उदासी लग रही है और हमने दवाई दे दी कि लो आप उदासी आपकी ठीक हो गई। ऐसे नहीं होता है। वी एक्चुअली इन वेरी डिटेल एनालाइज ईच एंड एवरी सिम्टम जिसके बारे में जनरल पॉपुलेशन को पता भी नहीं है कि डिप्रेशन के वो सिम्टम्स हैं। वी एनालाइज दोज एज वेल। वी इवेलुएट ईच एंड एवरी सिम्टम इन वेरी डिटेल कि कैसे उसका शुरुआत हुई, कैसे वो बढ़ा, कैसे उसके प्रोग्रेशन हुए, किस टाइम वो ज़्यादा होते हैं, क्या उनके जो फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको बढ़ा देते हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे वो रिलीव हो जाती हैं चीज़ें, किस तरह से उसकी स्लीप इम्पैक्टेड है, किस तरह से उसके एपेटाइट में फ़र्क आ गया, उसकी सेक्सुअल हेल्थ में क्या फ़र्क आया है, किस तरह के सब्सटेंसेस उसने यूज़ कर रहे हैं या वो कर रहा है, या साथ में उसकी फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा है, क्या फैमिली में किसी को इलनेस है, उसकी मेडिकल कोई कोमॉर्बिडिटी है कि नहीं। तो देयर इज़ अ लॉट एंड लॉट कि हम क्या असेस करते हैं। देन वी ऑल्सो असेस द करंट स्टेट, उसकी मेंटल स्टेट है कैसी, क्रॉस सेक्शनली अभी कैसा है वो भी एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कल किसी ने मूवी देखी और आके हमें कह दिया कि मुझे तो कानों में आवाज़ें आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि साइकेट्रिस्ट नहीं समझ पाएगा कि क्या हो रहा है। वी एनालाइज, वी आर ट्रेन्ड फॉर इट एंड वी देन सी कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या बिहेवियर है, वाकई में इलनेस है या अटेंशन सीकिंग है या कोई और स्ट्रेस की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो वी सी ऑल दैट एंड देन वी कम टू अ कंक्लूजन एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीट। ऑल्सो अगर हमें कोई कन्फ्यूजन है, वी ऑल्सो गो फॉर वेरियस टेस्ट, साइकोलॉजिकल एज वेल एज जो भी लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस है वो सब करा के देन वी कम टू अ डायग्नोसिस। तो इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। जी डॉक्टर, अभी 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है और उसकी थीम है टू प्रायोरिटाइज मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। और आई थिंक अभी पास्ट में ही एक लेटेस्ट केस हुआ है और पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जहाँ पर वर्क प्रेशर की वजह से लोगों की इवन नींद तक पूरी नहीं हो पाती और भी बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से वो अपनी जान भी खो देते हैं। तो ऐसी कंपनीज के लिए जहाँ पे ऐसा कल्चर है
और वहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के लिए आपकी अगर कोई एडवाइस हो तो? बिल्कुल। तो बेसिकली कंपनीज को ये समझना होगा हर सेक्टर में, गवर्नमेंट या प्राइवेट या हर तरह के इंस्टीट्यूशंस को ये समझना होगा कि किसी को कि वर्क और पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है, वर्क लाइफ बैलेंस जिसे कहते हैं, उसका होना कितना इम्पॉर्टेंट है। अब मैं इसको इस तरह से आपको समझाती हूँ कि ये सोचिए कि आप पूरी रात जगें और सुबह को आपको परफॉर्म करना हो, आपको काम पे जाना हो, आपको डीलिंग करनी हो पब्लिक या प्राइवेट जो भी, और एक ऐसा दिन हो जिस दिन आप अच्छे से सो के जाएं और आपको यही सारे काम करने हो, तो किस दिन आपका आउटपुट बेटर होगा? जिस दिन नींद पूरी हुई है। जिस दिन नींद पूरी हुई है। बच्चों के साथ भी यही है, जिस दिन नींद अच्छे से पूरी हुई है, अगर तब एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं तो आउटपुट बेटर होगा, ज़्यादा चीज़ें याद आएंगी, भूलेंगे नहीं, गलतियाँ नहीं होंगी, जो कि काम काजी ज़िंदगी में भी अक्सर होता है कि गलतियाँ हो रही हैं, बहुत सी डांट पड़ रही है, सब चीज़ें कुछ चीज़ें भूल जा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं क्योंकि नींद ही नहीं पूरी हुई है, इरिटेटेड है इंसान, तो आउटपुट ओवरऑल कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। तो इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना कि वर्क लाइफ दोनों का बैलेंस हो, ये हर कंपनी को सोचना चाहिए, हर सेक्टर को हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये सोचना चाहिए कि कितना हमें वर्क लेना है, कितना रेस्ट होना चाहिए, कितना उसको वेकेशन के लिए टाइम मिलना चाहिए, क्या चीज़ें उसकी मेडिकल फिटनेस या हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, तभी हम बेस्ट आउटपुट किसी इंसान से ले पाएंगे। सेकेंडली, जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी ऐसा सोचते हैं कि हम लेट्स डू 16 to 18 hours एंड आई डोंट नीड स्लीप एंड आई विल जस्ट स्टे इन द ऑफिस टिल 2 AM टिल 3 AM, और मैं बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखूँगा और मैं बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊँगा और ऑल दिस इज़ नथिंग। तो उनको भी ये समझना पड़ेगा कि बहुत क्विक सक्सेस के रास्ते कई बार बहुत ही ज़्यादा हज़ार्डस और हार्मफुल हो जाते हैं। मतलब ऐसे इतने ज़्यादा काम करने का क्या ही फ़ायदा अगर आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ही ना बचे। मेंटल हेल्थ तो चलिए है ही, फिज़िकल हेल्थ भी तो इम्पैक्टेड है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि कार्डियक कंडीशंस 30s में आ गई, इतना ज़्यादा स्ट्रेस कि डायबिटीज़ हो गई, क्योंकि स्ट्रेस इज़ कॉजिंग ऑल द लाइफस्टाइल डिजीज़ ना। ये सब चीज़ें होने लगी, आपकी बैक नहीं उसको बर्दाश्त कर पाई इतने लॉन्ग सिटिंग आवर्स को, आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरह से इम्पैक्टेड हो गई, आपका डाइवोर्स हो रहा है। तो ये बहुत कॉमन केसेस हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत इक्का दुक्का के साथ ऐसा होता है, इट हैज़ बिकम वेरी कॉमन। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को, अपने जो बाकी जिम्मेदारियां हैं उसको नहीं टाइम दे पाते हो और यू थिंक कि नहीं मैं इतना काम करूँगा, इतनी जल्दी कमाऊँगा और इतना बड़ा घर कर लूँगा और फिर मैं रिलैक्स करूँगा, तो वो लाइफ आपको वो टाइम नहीं दे पाएगी। तो यू नीड टू बैलेंस इट आउट। कभी एक आध बार कोई प्रोजेक्ट मिला है कुछ टाइम के लिए आपको काम करना एक्स्ट्रा, दैट इज़ ओके, दैट इज़ हैव टू बी डन। ऐसा नहीं होता है कि आपको कभी कोई स्ट्रेस आएगा ही नहीं, लेकिन रिलैक्स्ड रहना। अब ऐसा नहीं कि हमेशा ही इतना ज़्यादा काम करना, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसको एक बैलेंस को लेते हुए आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, एंड सक्सेस इज़ नॉट अ वे, विल गेट इट। एक नॉर्मल इंसान को कैसा पता लगे कि उसका ब्रेन हेल्दी ब्रेन है कि नहीं? क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मेरे को फॉर एग्जांपल जॉइंट पेन है या मेरा पेट खराब है, तो मुझे ये चीज पता लग जाती है, बट ये कैसा पता लगे कि ब्रेन हेल्दी है या नहीं है? तो इसके भी बहुत जल्दी बहुत सारे इंडिकेटर्स समझ में आने लगते हैं इंसान को, पर वो एक्नॉलेज नहीं करता कि मुझे कोई मानसिक दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो एक टैबू बना रखा है ना कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं तो मेल हूँ, मुझे कैसे आंसू आ सकते हैं, ये वाली चीज़ें हैं। मैं कैसे स्ट्रेस ले सकता हूँ, मैं तो इतना जिम्मेदार और इतना ताकत मेरे अंदर है। तो देयर आर वेरियस साइंस जो कि बताते हैं कि आपका माइंड अब उतना हेल्दी नहीं है, या आपको दिक्कतें हो रही हैं मेंटली, आप उतने फिट नहीं हैं इस समय। जैसे कि बहुत ज़्यादा इमोशनल रहना, इमोशनल में बहुत ही ज़्यादा मतलब एंशियस भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सैड भी हो सकता है कॉन्टिन्यूसली, बहुत ज़्यादा ऐसा भी हो सकता है कि इरिटेटेड रहें, आप चिड़चिड़ा रहें, कोई छोटी बात हुई और आपका गुस्से पे काबू नहीं है, आप झटपट जवाब दे रहे हैं,
आपका एक जो काम माइंड था वो नहीं एक्ट कर रहा, उस तरह से नहीं काम कर रहा है, आपके बहुत झगड़े हो रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ अफेक्टेड है, आपके सीनियर्स, आपके कलीग्स, इनके साथ आपकी बन नहीं पा रही क्योंकि आपकी बिहेवियर चेंज आ गया है काफ़ी ज़्यादा। अगर इस तरह की चीज़ें आपको महसूस हो रही हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि कुछ दिक्कतें आपके मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर पड़ चुकी हैं। जी डॉक्टर, हम बड़ों के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में तो फिर भी बात कर लेते हैं, बट व्हाट अबाउट किड्स? मतलब स्कूलिंग और पेरेंटिंग में किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि शुरू से ही, बचपन से ही उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहे और आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो, प्रेजेंट में भी? बिल्कुल। तो जब बच्चा पैदा होता है उसी समय से उसके जो मानसिक स्वास्थ्य है या जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो ऐसी होनी चाहिए कि बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाए, इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से ओवरऑल उसका डेवलपमेंट अच्छा हो। तो उसमें बात की जाती है पेरेंटिंग स्टाइल की। तो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले तो उसको सिक्योर्ड अटैचमेंट मिले। मतलब कि एक अटैचमेंट फिगर जिसमें जैसे कि मदर हो सकती है या फादर हो सकते हैं, दोनों लोग हो सकते हैं कंबाइंड, उनकी अवेलेबिलिटी रहे। जब उसको नीड हुई, जब वो रो रहा है, उसको चुप कराने के लिए कोई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो घंटों रो रहा है और सोचा कि नहीं इसको स्ट्रांग बनेगा, ऐसे नहीं बच्चा स्ट्रांग बनता है। तो उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलना चाहिए। अगर वो रो रहा है तो उसको ध्यान रखने के लिए कोई होना चाहिए, उसकी क्या नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए उस समय पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे समझा सकती हूँ आपको कि आप जिम में गए हैं और पीछे आपका ट्रेनर खड़ा है, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो आप और हैवी वेट्स या और अपने आप को बेटर ट्रेन कर पाएंगे अगर कोई पीछे खड़ा है कि अगर मैं थोड़ा सा भी इधर हूँगा तो वो मेरा वेट संभाल लेगा। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहेगी, आप एक्सप्लोर कर पाएंगे अपने जो भी आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं उनको। ऐसे ही अगर मदर या फादर या जो अटैचमेंट फिगर है वो है तो बच्चा भी अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएगा, इमोशनली मतलब काम और स्टेबल हो पाएगा और जल्दी चीज़ें या अच्छे से चीज़ें सीख पाएगा। एनवायरनमेंट में जो चीज़ें मौजूद हैं उनको उनके लिए इंक्विजिटिव होगा और उसका आंसर्स ढूंढेगा और डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। अब साथ ही ये भी ज़रूरी है कि पेरेंट्स ये भी सीखें कि बहुत ज़्यादा पिटाई, स्ट्रिक्टनेस, इससे भी बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे कहा जाता है कि हमें तो खूब मारा जाता था, हम तो बहुत बढ़िया हुए। तो ऐसा अब के टाइम में ऐसा नहीं काम करता और तब भी ऐसा नहीं काम करता था। वो बस हमारा मतलब खुद को क्या कहते हैं, क्या कहना चाहिए कि सांत्वना देने का एक तरीका है कि हाँ हम सही हो गए। पर बहुत ज़्यादा पिटाई, बहुत ज़्यादा मार, बहुत ज़्यादा गुस्सा, इससे क्या होता है कि बच्चा अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाता अपने पेरेंट्स के साथ। जहाँ उसे चीज़ें बतानी भी चाहिए कि उसके साथ ये चीज़ गलत हुई है, उसको अपने अंदर से डर लगने लगता है कि अगर मैं बताऊँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी डांट पड़ जाए, मेरी भी मार पड़े, मेरे पेरेंट्स समझेंगे कि नहीं समझेंगे, तो वो अपने तक रखने लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको एक इमोशनल ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जहाँ वो अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस कर पाए, अपनी बात रख पाए, उसकी बात हम सुने। अब इसका मतलब ये भी नहीं है, कई लोग कहते हैं कि अच्छा मारेंगे नहीं तो या डांटेंगे नहीं तो बच्चा बिगड़ ही जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ये भी ज़रूरी है। तो यू नीड टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड एज वेल। ये भी नहीं इसका मतलब है कि जो भी वो कह रहा है उसकी डिमांड्स तुरंत आपने दे दी, उसने कहा ये कार चाहिए तो तुरंत ला के दे दी, लो हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है। आपको एक ऐसा डिसिप्लिन्ड एनवायरनमेंट भी क्रिएट करके रखना होगा जिसमें बच्चे को ये पता हो हाँ मुझे अब सोना है, उठना है, ये मेरा टाइम है, ये खाना, इस तरह से हम खाना साथ में बैठ के खाते हैं, इस टाइम पे मोबाइल नहीं चलाना होता, या मेरे लिए इतना ड्यूरेशन ऑफ टाइम अलाउड है। पेरेंट्स को इस तरह से भी अपने बच्चों को डिसिप्लिन करना बहुत ज़रूरी है शुरुआती तौर से, ताकि कोई इस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, टेम्पर टेंट्रम्स की, ज़िद्दी बच्चा लेट गया ज़मीन पे नहीं मिला कोई सामान, वो चीज़ें डेवलप ना हो। तो ये बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जी जैसे अभी आपने बात करी पेरेंट्स की अवेलेबिलिटी के बारे में, तो आजकल बहुत कॉमन हो गया कि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, तो वो बच्चों को बोर्डिंग में डाल देते हैं, है ना?
तो मतलब ये चीज़ भी इम्पैक्ट करती है उनकी बच्चों की मेंटल हेल्थ पे? देखिए, दोनों बातें हैं। अ, जैसे मान लीजिए बोर्डिंग स्कूल में डाला, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ही इज़ बीइंग टेकन केयर ऑफ, और एक ऐसी एज पे डाला जहाँ पे एक बच्चे का डेवलपमेंट अच्छा हो चुका है और वहाँ पर अच्छे से दे आर टेकन केयर ऑफ, उनको उनकी नीड्स समझी जा रही हैं, कोई बहुत ही हार्मफुल सा एटमॉस्फेयर नहीं है, एक सेफ एनवायरनमेंट है। तो ये चीज़ें कोई बुराई नहीं है। हमारे यहाँ तो गुरुकुल की हमेशा से प्रथा रही है, भगवान राम भी गए थे, तो ऐसी कोई बहुत ही ख़राब बात नहीं है। पर देखिए, आजकल का टाइम बड़ा अजीब सा है। अगर बच्चे के साथ वो अकेला कहीं है, उसको बुली किया जा रहा है, उसको हैरेस किया जा रहा है, चाहे सेक्सुअली चाहे फिजिकली, कमेंट्स आजकल आप जानते हैं किस तरह के कमेंट्स लोग कर दे रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ें उसके साथ हो रही हैं वहाँ पे, एंड द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू टेल एनीबडी, और वो चीज़ें स्टॉप नहीं हो रही हैं, तो इन चीज़ों का इम्पैक्ट फिर नेगेटिव पड़ जाएगा उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, इमोशनल, फिजिकल, इंटेलिजेंस या जो भी वो अचीव कर सकता है उस पर। और दूसरा, कनेक्शंस जो हैं पेरेंट्स के साथ उसके, वो भी अफेक्ट होंगे नेगेटिवली। डॉक्टर, एक चीज़ और है, जो आजकल का कल्चर है ये शॉर्ट्स का, रील्स का, सोशल मीडिया का, तो बच्चे तो हैं ही और बड़े भी काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे, मोबाइल पे, और उसकी वजह से उनका जो अटेंशन टाइम स्पैन है वो भी काफ़ी कम हो गया है। तो डू यू थिंक कि ये चीज़ें भी अफेक्ट करती हैं मेंटल हेल्थ के लिए? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो ये रील्स देखना है और जो ये शॉर्ट वीडियोस बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपके जो अटेंशन स्पैन है, कंसंट्रेशन है इस पे। जैसे कि मैं अभी आपको बता ही रही थी कि रील का क्या होता है, आपने देखी, अच्छा लगा, डोपामिन निकला, जैसे नशा वैसे ही। तो डोपामिन निकला, अच्छा लगा, आपको मज़ा आया, आपने कहा वाह, और अब अगली रील देखते हैं। वो साइकिल ब्रेक ही नहीं हो पाती, क्योंकि इतना आसान है बस स्क्रॉल करना। तो वो आपका अब क्या हो गया, अटेंशन तो बची नहीं, अटेंशन स्पैन तो बस उतना ही है, वही 20-30 सेकंड का, 10 सेकंड का, उतनी वीडियो देखते हैं, उतना ही में ही मज़ा ले लेते हैं, और अब ना अगली वीडियो। तो अटेंशन तो कम, कंसंट्रेशन तो कम हो गया ना। अब जहाँ पर आपको चाहिए कि लॉन्ग टर्म गोल्स आपको अचीव करने हैं, जहाँ पे बैठ के आपको लंबे समय तक ध्यान लगाना है, चीज़ों को अच्छे से करना है, मेटिकुलसली करना है, कहाँ आएगा कंसंट्रेशन? क्योंकि हमें तो आदत पड़ गई है हमारे ब्रेन को तो क्विक मज़ा लेने की। तो इस तरह से वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करे आपके अटेंशन और कंसंट्रेशन को, और बहुत सारी मेंटल इलनेसेस का वो भी कारण बन रहा है। जी। डॉक्टर, मेंटल हेल्थ में थेरेपी का क्या रोल है, और क्या आज के टाइम पे थेरेपी एक नेसेसिटी है? जी, तो थेरेपी जो है, इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई मेंटल इलनेस हो तो ही आप जाएं थेरेपिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास, या थेरेपी लेने के लिए किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। कोई मेंटल इलनेसेस है, आपको बताया गया कि थेरेपी से अच्छे हो जाएंगे, तो बिल्कुल लेनी चाहिए। उसके अलावा भी थेरेपी का काफ़ी रोल है। जैसे कि हम बता ही रहे हैं, आजकल इस तरह की लाइफ है कि बहुत ही अर्ली एज से सब लोग इंडिपेंडेंट होके अकेले कहीं रहने लगते हैं। समटाइम्स दे हैव अ गुड सर्कल, समटाइम्स ऐसा होता है बहुत ट्रांसफरेबल जॉब है, अभी आज यहाँ है कल वहाँ है। जो वर्क कल्चर है वो ऐसा है ही नहीं कि कोई किसी के बारे में, किसी से कोई पर्सनल टच रखने की कोशिश कर रहा हो, सब अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल नीड्स इंसान की पूरी ही नहीं हो पाती हैं, तो वो बहुत अकेला, बहुत ही लोनली सा हो जाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ऐसा भी होता है कई बार कि हमें डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे टैकल करना चाहिए, वो नहीं समझ पा रहे होते हैं। कई बार ग्रीफ की सिचुएशन होती है कि हम, कोई हमारा अपना चला गया और अब हम उससे उभर नहीं पा रहे, ब्रेकअप्स भी हो सकते हैं ऐसे में। तो ऐसे सिचुएशंस में भी मतलब आप ये ना सोचें कि कोई ज़रूरत नहीं है या हम कर लेंगे। आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, उससे हेल्प ले सकते हैं, आपको थोड़ा सा आप बेटर फील कर पाएंगे और सिचुएशंस थोड़ी सी अंडर कंट्रोल रहेंगी। और तो ये काफ़ी जनरल चीज़ें हैं कि आप, यस, आप ऑफ कोर्स आजकल के टाइम पे थेरेपी ले सकते हैं इजीली। जी।
अच्छा, एक चीज़ और है, आजकल ये अल्कोहल कंजम्पशन, वीड वगैरह ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो क्या इनका भी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मैं चाहती हूँ कि व्यूअर्स आपके इसको ज़रूर समझें और सुने, देखें कि ये जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं ऑफ अब्यूज़, ये काफ़ी बुरा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी मेंटल हेल्थ पे, आपके ब्रेन पे, बहुत ही ख़राब। सबसे पहले तो अल्कोहल की बात ले लेते हैं। तो अल्कोहल पहली चीज़ तो एडिक्शन कराता है। कैसे कराता है कि अल्कोहल एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्रेन को सप्रेस कर देता है, उसके सोचने समझने की क्षमता को। तो गाबा नाम का न्यूरोट्रांसमीटर ऐसा करवाता है। तो डेली कोई जना अगर लेता है तो उसका रोज़ उसके ब्रेन में गाबा का सिक्रेशन बढ़ता है और उसका ब्रेन डिप्रेस सप्रेस्ड रहता है। अब किसी दिन उसने सोचा चलो छोड़ते हैं, कई सालों बाद, एक दो साल बाद या 6 महीने बाद। तो अब जो समझिए कि ब्रेन जो डिप्रेस सप्रेस्ड पड़ा हुआ था, वो अचानक से एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया। और एक्साइटेड ऐसा हुआ, एक्साइटेड से आप समझ रहे हैं कि एनजाइटी, तो वो वैसी स्टेट में पहुंच गया। अब उसको लग रहा है कि अब मैं इसके बिना तो, मेरा अल्कोहल के बिना तो काम ही नहीं चलेगा, मेरे को तो नींद ही नहीं आती इसके बिना। तो आदत पड़ जाती है पूरी तरह से। मतलब ये तो आदत पड़ जाने के बाद की बात है, उसके पहले ही इस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं कि नींद ही नहीं आ रही, अल्कोहल नहीं ली तो एनजाइटी महसूस होने लगी। तो इस तरह से न्यूरोट्रांसमीटर चेंज हो जाते हैं रेगुलर सब्सटेंस यूज से, कि परेशानियां बढ़ती है। दूसरा, अल्कोहल जो है वो बहुत सारी मेंटल इलनेसेस जैसे कि एनजाइटी, इसका बहुत बड़ा कारण बन जाता है। डिप्रेसेंट है, डिप्रेशन भी कराता है। कई बार इस तरह की इलनेसेस कराता है, जैसे कि जिसको कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया, साइकोसिस, जो कि बहुत ही गंभीर बीमारियां हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में मैनिया का स्विच करा देता है। मतलब किसी को अगर मानसिक बीमारी है पहले से लॉन्ग टर्म, तो उसका जो एपिसोड है वो ट्रिगर हो जाता है अल्कोहल यूज से। तो इस तरह से वो आपके जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, उसको इम्पैक्ट करता है। इसके साथ साथ अगर एक 50 साल के व्यक्ति का स्कैन कराया जाए, ब्रेन स्कैन, और एक जो ऐसे व्यक्ति का जो 10 साल से अल्कोहल ले रहा है उसका ब्रेन स्कैन कराया जाए, बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल ब्रेन है वो हेल्दी होगा, और जो अल्कोहल यूज़ कर रहा है मरीज लंबे समय से, उसका ब्रेन छोटा हो चुका होगा, सिकुड़ चुका होगा। तो अब अगर ब्रेन ही सिकुड़ गया है तो समझ लीजिए उसकी याददाश्त कैसी होगी, उसका काम करने का, उसके सोचने का ढंग कैसा होगा, उसके चलने का तरीका कैसा होगा। तो जो आप देखते हैं ना कि अरे ये तो नशेड़ी जा रहा है, देख के पता चल गया, उसका ब्रेन ही सिकुड़ चुका है, बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसको पड़ चुका है। उसकी मेमोरी हो सकता है उतना अच्छा काम ही नहीं कर रही अब, और वो रिवर्सिबल नहीं है। बस आप उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं, इफ़ यू स्टॉप टेकिंग अल्कोहल एंड टेक सम ट्रीटमेंट, जो कि हम प्रिस्क्राइब कर देते हैं फॉर योर, मतलब ब्रेन को थोड़ा सा हेल्दी रखने के लिए, उस उतने ही ब्रेन को। तो इस तरह से ये अल्कोहल कितनी हज़ार्डस है। अब आते हैं उससे भी ज़्यादा हज़ार्डस सब्सटेंस पे, जिसको बड़ा ही कॉमनली हमारा यूथ यूज़ करता है, और एक बहुत ही नटोरियस सब्सटेंस है कैनबिस। तो वीड, गांजा, इसका यूज़ कितना कॉमन है आप तो जानते ही। आजकल लोगों को लगता है कि अरे इससे तो कुछ नहीं होता है, इससे तो मोटापा भी नहीं बढ़ता, इससे तो बहुत अच्छा कंसंट्रेशन रहता है, इसको तो पी के हम काम पे भी जा सकते हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो ये सोच के हमारा यूथ या जो लोग हैं वो उसको बड़ा कॉमनली रोल करके घर में ही अपना शुरू कर देते हैं। अब ये इतना नटोरियस सब्सटेंस है कि इतनी बुरी तरह से ये आपके ब्रेन को, आपके मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है कि आप सोच नहीं सकते। कुछ लोग तो सह लेते हैं, पर कई बार जिनको वो प्रेशराइज करे होते हैं ना, अरे ये लेके देख, उनको तो पता नहीं कि उनका ब्रेन किस तरह से रिएक्ट करेगा। कई बार पहले से ही जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं, मतलब पहले से ही आप वल्नरेबल हैं कि आपको कोई मेंटल इलनेस हो सकती है, पर यह आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक नहीं होगी, या आप अपनी जीन एनालिसिस करा लेते हैं, आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है मेंटल इलनेसेस की, तो यानी कि आपको रिस्क है। यानी कि आप एक क्लिफ पे खड़े हैं और आपको बस आपके ब्रेन को गांजा दिया और ये एक तरह से धक्का है, जाओ, और आप गिर गए। तो क्लिफ से आपको कूदा दिया, तो आपको मेंटल इलनेसेस हो गई। उसमें इतनी सीरियस और सीवियर मेंटल इलनेसेस के साथ हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि हमें ही डर लगता है कि अरे गांजा, मतलब ये नहीं है ना। तो किस तरह की साइकोसिस हो गई, अनरियल लग रहा है सब कुछ,
ऐसा लग रहा है कि लोग पीछे पड़े हैं, लोग मारना चाहते हैं, बिल्कुल डिल्यूजनल हो गए, मेरी वाइफ मेरे किसी और के साथ अफेयर है, जबकि कुछ है नहीं, पूरी फैमिली लाइफ ख़त्म। तो इस तरह से कैनबिस हार्मफुल है। आजकल कंसंट्रेशन बिकॉज की किक अच्छा मिले, कंसंट्रेशन अनरेगुलेटेड है। पहले के टाइम पे कुछ कंसंट्रेशन कम होती थी, अब उन्होंने क्या किया है कि इतने से तो मज़ा आता नहीं है, चलो इसको कंसंट्रेटेड फॉर्म में देते हैं। तो जब कंसंट्रेशन बढ़ती है तो जो रिस्क है मेंटल इलनेस होने का उस कैनबिस की वजह से वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। एंड कैनबिस की कंसंट्रेशन नोन नहीं होती कि वो वाला आ रहा है तो वो वाला ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ज़्यादा मज़ा देगा। इस फॉर्म में भी कई बार मज़ा मिल सकता है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है इस चीज़ को लेके। और प्लीज़ इसको आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि डरा रहे हैं, आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द अवेयरनेस फॉर आवर यूथ। राइट। अच्छा, जैसे आपने बात करी सब्सटेंस अब्यूज़ और ये वर्क प्रेशर की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसका इम्पैक्ट सेक्सुअल लाइफ पे भी पड़ता है? तो जैसा कि आप समझ ही सकते हैं कि हमारा सेक्सुअल डिज़ायर या हमारे अंदर सेक्सुअल इच्छा कब पैदा होती है? जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं तब उत्पन्न होती है अंदर से। अगर वर्क का स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेसफुल रूटीन है, आपको मतलब आपस में ही स्ट्रेस की वजह से किटपिट हो गई है, तो ऐसे में इच्छा ही होनी बंद हो जाती है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा है। एक तो ये बात है। मान लो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, आप सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज भी हो रहे हैं, तो बीच में ही ऑफिस का काम ध्यान आ जा रहा है, कोई स्ट्रेसफुल बात याद आ जा रही है, तो वहाँ से इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जा रहा है एंड यू लूज़ योर इरेक्शन। या जो फीमेल पार्टनर है उसको उतना इन्जॉयमेंट ही फील नहीं हो रहा क्योंकि दिमाग में तो चीज़ें चल रही हैं। तो बेसिकली एक तो इस तरह से। दूसरा, स्ट्रेस अगर लंबे समय तक रहता है तो ये बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स को रिलीज़ कराता है, और जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि कॉर्टिसोल, ये जो है हमारे सेक्स हार्मोन्स को इनहिबिट कर देते हैं, तो ड्राइव भी ख़त्म हो जाती है और फर्टिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि ज़रूरत पड़ती है गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं हो पा रहे हैं बच्चे, तो ये बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ही है और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इसके पीछे, एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेस। सेकेंडली, सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। तो सब्सटेंसेस में जैसे कि अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ये भी डिप्रेसेंट है। इनिशियली तो इनिबिशंस का लॉस करा देता है, पर फाइनली ये ड्राइव भी ख़त्म कर देता है। दूसरा, ये भी उसी तरह के हार्मोन, उसी तरह से हमारे जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं उसको इम्पैक्ट करता है और हमारा जो फर्टिलिटी है उसको कम कर देता है। ऐसे ही एक और बहुत नटोरियस सब्सटेंस है ओपियोइड्स, जिसको हम कॉमनली जानते हैं स्मैक, चिट्टा, इस तरह के लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। तो इट ऑल्सो इम्पैक्ट सेक्शुअल हेल्थ वेरी बैडली। इनिशियली क्या होता है कि पीयर ग्रुप बताता है कि ये लो तो इससे जो है सेक्शुअल हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। इनिशियली तो होती है कुछ दिन, फिर क्या होता है कि एक तो उसकी आदत पड़ जाती है, दूसरा ये इतना ख़राब है कि ये आपके जो सेक्स हार्मोन्स हैं उनको रिलीज़ कराना कम कर देता है, वैसे ही जैसे बाकी सब्सटेंसेस करा रहे हैं। लिबिडो कम कर देता है, अब इरेक्शंस ही नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से ये आपकी सेक्सुअल हेल्थ को बुरी तरह से इम्पैक्ट कर देते हैं। जी, अभी हमने जैसे पीछे बात करी वर्क प्रेशर की, वर्क प्लेस पे जब प्रेशर हो रहा है, बट आई थिंक जो हाउस मेकर्स हैं उनके बारे में इतनी कोई ज़्यादा बात करता नहीं, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता। तो आपके अकॉर्डिंग कुछ ऐसी चीज़ें जो उनकी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती हैं जो हाउस मेकर्स हैं? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ा मतलब एक टॉपिक है बात करने के लिए। रूरल जो इंडिया है उसमें क्या होता है अभी भी कि बहुत ही यंग एज में शादी करा दी जाती है फीमेल्स की, और फीमेल अपना घर छोड़ के दूसरे घर में जाती हैं जहाँ पे उनसे एक्सपेक्टेड ये होता है बेसिकली कि वो पूरे घर को मैनेज करें अकेले, चाहे वो जॉइंट हो चाहे न्यूक्लियर हो। छोटी सी उम्र में ये सारी चीज़ों को पूरा अकेले सारी जिम्मेदारी निभाना एक स्ट्रेसफुल चीज़ होती है, विदाउट अगर उतना अच्छे से प्यार भी नहीं मिल रहा है। दूसरा, अक्सर क्या होता है कि जो मेल है, जो उसका हस्बैंड है, कई बार क्या होता है कि वो ही बाहर पैसे कमाने के लिए चला जाता है। ये अक्सर हमने अपनी ओपीडीज़ में देखा है कि ये काफ़ी कॉमन कॉज है स्ट्रेस का फीमेल्स में। और अब वो घर में अकेली है,
काम कर रही है, सब चीज़ें देख रही है, पूरा उसका परिवार संभाल रही है, एंड टू लव हर नोबडी इज़ देयर। तो उसकी जो एक मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का। फिर क्या होता है कि कई बार हस्बैंड होते भी हैं तो सब्सटेंस यूज़ में चले गए, अल्कोहल लेने लगे, अब्यूजिव हो गए, फिजिकली सेक्सुअली हर तरह से। इसका इम्पैक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, ये बहुत ही कॉमन है, हमें लगता है कि कुछ नहीं है पर इट इज़ वेरी कॉमन इंडीड। इसका इम्पैक्ट उसकी मेंटल हेल्थ पे। फिर जो काम कर रही है इट इज़ नॉट अप्रिशिएटेड। लोगों को बाहर का काम तो समझ में आता है, पर जो होम मेकिंग है, घर पूरा चलाने का काम है, एवरीबडी रियलाइजेस कि अगर ये काम करके नहीं देंगी तो कल को मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा टाइम से, और पूरी तरह से हमारा जो गृहस्थी है वो डगमगा जाएगी। बट टू अप्रिशिएट हर कुछ स्टेप्स नहीं लिए जाते हैं, उल्टा यही कह दिया जाता है कई बार तो कि तुम करती क्या हो सारा दिन। तो आपको लगता नहीं है कि इस चीज़ का इम्पैक्ट ऑब्वियसली उसकी मेंटल हेल्थ पे तो पड़ता ही होगा, ऑल्दो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मतलब फीमेल मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती है। अब इन सब चीज़ों के बाद जब फीमेल्स कई सारी हमारे पास आती हैं तो वो उनको इतना भी नहीं पता होता है कि उनके इमोशंस हैं ये जो उनको परेशान कर रहे हैं। वो कंप्लेंट्स क्या लेके आती हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे बॉडी एक है। वो बोल ही नहीं पा रही होती हैं, वो समझ ही नहीं पा रही होती हैं कि ये तो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं जो मैं अच्छा फील नहीं कर पा रही हूँ, उसकी वजह से मैं ये जो बॉडी एक, हेड एक, स्ट्रेस की वजह से फील कर रही हूँ, जो मैं स्ट्रेसफुल चीज़ें से मतलब निकल नहीं पा रही हूँ। तो मतलब इतनी बुरी तरह से विमेन मेंटल हेल्थ प्रभावित रहती है। तो अब इसके लिए बहुत ज़रूरी है, देखिए बहुत सारी चीज़ें करना ज़रूरी है, पर मैं क्योंकि कुछ ही बातें अभी कर पाऊँगी, तो एक तो बहुत ज़रूरी है कि फीमेल्स की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाए। दूसरा, उनकी इंडिपेंडेंस पे भी उतना ही ध्यान दिया जाए। अगर वो नहीं पढ़ पा रही हैं किसी वजह से, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई हैं, तो उनको वोकेशनल ट्रेनिंग मिले। वो सिलाई बुनाई कढ़ाई कुछ सीखें, कुछ एक्टिवली मतलब चीज़ें सीखें, उनको ऐसी आती हों जिससे वो अपना लाइवलीहुड थोड़ा बहुत चला पाएँ, ताकि उतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी ना रहे कि वो अपने लिए स्टैंड ही ना ले पाए, वो कोई कंप्लेन ही ना रजिस्टर करवा पाए कि मेरे साथ ये हो रहा है, डर के मारे कि अगर मैं कोई यहाँ से निकाल दिया गया तो पिता का घर भी मेरे लिए बंद है और जो दूसरा घर है वो तो बंद है ही। तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, और मुझे लगता है इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान और काम करना चाहिए फैमिलीज़ को। जी मैम, लास्टली आपका ज़्यादा टाइम हम आप आई नो आप बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है आपका, तो लास्टली एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए एक कॉमन इंसान के लिए। जी देखिए, ये सब हम लोग जानते हैं, ये बातें बहुत ही कॉमनली हम लोग डिस्कस करते हैं, बस उसको अमल करने की देरी है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए कि जिसमें वर्क की अपनी इम्पोर्टेंस हो और फैमिली और पर्सनल लाइफ की अपनी इम्पोर्टेंस हो। फैमिली लाइफ हो, साथ में मी टाइम भी हो, जिसमें आप अपनी हॉबीज़ भी परस्यू कर पाएँ, कुछ अच्छा लगता है तो वो भी कर पाएँ। साथ ही साथ अगर स्ट्रेस ज़्यादा है तो आप रिलैक्सेशन एक्सरसाइज को रेगुलरली प्रैक्टिस करें। अपनी स्लीप पर काम कीजिए, अगर स्लीप अच्छी है तो बाकी का रूटीन ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस जो लेवल्स हैं वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे। एंड स्लीप की साइकिल का बहुत ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि मैं 8 घंटे सोता हूँ पर दिन में, वो काफ़ी हार्मफुल है। जो नींद वाले जो ब्रेन के केमिकल्स हैं, मेलेटोनिन, वो रात को बनते हैं और सुबह को काम करवाने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स या ब्रेन के हार्मोन्स निकलते हैं। तो सुबह काम एंड रात को कोशिश करनी है कि आप नाइट में स्लीप अच्छे से लें। दूसरा, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर रूटीन में नहीं कर पा रहे हैं, रोज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स अ वीक फॉर हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स की एक्सरसाइज, जिसमें आपका पल्स रेट एटलीस्ट 50% ऑफ योर बेस लाइन लेवल्स थोड़ा मतलब बढ़े। जैसे 60 है तो 120 हो गया, 90 हो गया, आई एम सॉरी। तो इस तरह से एक्सरसाइज आपको अपने रूटीन में ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा टाइम है तो आप मेडिटेशन या योगा ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। नहीं टाइम है तो इट्स ओके, कुछ रिलैक्सेशन एटलीस्ट प्रैक्टिस करिए। जर्नलिंग कर सकते हैं अगर आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, बताने के लिए,
तो जर्नलिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग जो आप अपने डेली रूटीन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. हर चीज़ करना नेसेसरी नहीं है, पर कुछ भी ना करना ये गलत है. थोड़ा अपने लिए भी टाइम ज़रूर से निकालना चाहिए टू कीप योर सेल्फ मेंटली एज वेल एज फिजिकली हेल्दी. थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपने इट्स ऑल माय प्लेजर. इतने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. तो गाइस बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट रहा ये. और अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस भी हैं मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स या एक अच्छे लाइफस्टाइल से रिलेटेड, तो कमेंट करो और हम कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर को दोबारा अपने पॉडकास्ट में बुला सकें आपके नए क्वेश्चंस जब आएंगे. सो थैंक्स अगेन. बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, एंड I'll be so privileged and excited and looking forward to come again.